माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना सुयश बघेल पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलेवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड 2025-26 जो आपका कल 7 मार्च को पेपर है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आरोहे, वितान और अभिव्यक्ति माध्यम, ये तीनों पुस्तकों के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहिएगा। आज हम देखते हैं सबसे पहले अभिव्यक्ति और माध्यम के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम, ज़्यादा प्रश्नों को ना बताते हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनकी हमें संभावना लगती है, और बस यही कह सकते हैं कि जो मेरे तुक्के हैं अपने आप में उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम दे देते हो और हम इनका नाम तुक्के देते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जनसंचार क्या होता है। तो एक छोटी सी परिभाषा पढ़ लेना, जनसंचार माध्यम। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम, इसके जो प्रश्न बन सकता है प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम कि या तो गुण, दोष या फिर इसको लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। उसके बाद एक प्रश्न आपको याद रखना है, रेडियो जो आपका जनसंचार माध्यम है, इसके गुण और विशेषताओं के लिए। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है इंटरनेट की गुण व विशेषताएं। इंटरनेट जो जनसंचार का माध्यम है उसकी गुण या विशेषता, जनसंचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की विशेषताएं लिखना है और गुण लिखना है और दोष भी लिखना है। कोई आप दो तीन याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रिंट मीडिया यहाँ से आपको 3 प्रश्न ये बनते हैं छोटे छोटे से। उसके बाद आप अगला प्रश्न याद रखोगे जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लग रहा है इस बार, लाइव के बारे में लिखना है। लाइव किसे कहते हैं, लाइव के बारे में लिखिए। और उसके बाद डेडलाइन, डेडलाइन छोटे छोटे से जो आपके शब्द हैं इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। डेडलाइन, डेस्क, डेस्क, ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं। डेडलाइन है, डेस्क है, लाइव है। और आगे आपका प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। और उसके बाद समाचार लेखन के जो 6 ककार हैं, जो 6 ककार हैं वो आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये, समाचार लेखन के 6 ककार। उसके बाद फीचर लेखन क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, इसके लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या विशेष लेखन याद रखना पड़ेगा, या विशेष लेखन। एक संपादकीय लेखन भी होता है, इसकी परिभाषा भी पढ़ लेना, संपादकीय लेखन। और यहाँ से एक प्रश्न अपन और बनाते हैं कि अच्छे लेखन की खासियत क्या होती है। अच्छे लेखन की खासियत क्या होती है, अच्छे लेखन की खासियत क्या होती है। प्रश्नों को सुनना है। आप कह रहे होंगे सर आप कैसे लिख रहे हो, प्रश्न समझ में नहीं आता है। भाई आपका एक जनसंचार माध्यम, दूसरा ये है, तीसरा रेडियो वाला है, चौथा इंटरनेट वाला है, 5वां आपका लाइव के बारे में है, 6वां आपका डेस्क है, 7वां नंबर आपका डेडलाइन है, 8वां आपका उल्टा पिरामिड शैली है, 9वां आपका समाचार लेखन के 6 ककार लिखना है वो है उसका, 10वां प्रश्न आपका फीचर लेखन है, 11वां आपका अच्छे लेखन की विशेषता या अच्छे लेखन की खासियत है। और एक छोटी सी परिभाषा आपकी 12वीं जो हो गई विशेष लेखन। और 13वां प्रश्न आपका होगा संपादकीय लेखन। बिल्कुल छोटी छोटी सी परिभाषा है, 1-1, 2-2 लाइनों की, इनको आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हो लाइव के बारे में, डेडलाइन के बारे में, और प्रिंट मीडिया के बारे में, और रेडियो के बारे में। जिस बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या फिर उल्टा पिरामिड शैली, या फिर समाचार लेखन के 6 ककार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको पहले रब करते हैं, उसके बारे में फिर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। एक तो स्तंभ लेखन होता है,
ये भी आपकी एक लाइन की परिभाषा है, तो इसकी भी इम्पोर्टेंस में गिनती की जाती है। इसमें जो स्टार लगा दिए हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप जब कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना अभिव्यक्ति और माध्यम में। स्तंभ लेखन भी एक प्रश्न है, और स्तंभ लेखन के बाद मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं, और बीट और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, इन दोनों में जो डिफरेंस वाला अंतर है जो आपको पढ़ना है, डिफरेंस रिपोर्टिंग जो डिफरेंस वाला प्रश्न है, बीट और रिपोर्टिंग विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर, इन दोनों में जो दो अंतर में 2 पॉइंट पढ़ लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आलेख क्या होते हैं, अच्छे आलेख क्या होते हैं, अच्छे आलेख की विशेषताएं, अच्छे आलेख की विशेषताएं। और उसके बाद आप लोग इसमें प्रश्न पढ़ोगे कि जो नाटक होता है इसकी रेडियो पर आमतौर पर नाटक की क्या समय अवधि होती है, तो 15 से 20 मिनट आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको रटंत का अर्थ पता होना चाहिए, रटंत का मतलब क्या होता है, रटंत। और उसके बाद आखिरी और अंतिम प्रश्न है इसमें नए और अप्रत्याशित, नए और अप्रत्याशित, नए और अप्रत्याशित जो विषय हैं उन पर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या कौन कौन सी विशेष लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इनके अर्थ, नए और अप्रत्याशित लेखन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनका अर्थ, आखिरी और अंतिम प्रश्न है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में। बस इतने ही प्रश्न आपको पढ़ना है, आपके अभिव्यक्ति और माध्यम कंप्लीट बन जाएगी। इसमें से ही आपको प्रश्न परीक्षा में मिल जाएगा जितने हमने बता दिए। अब हम बात करते हैं बितान की ओर, उसके बाद हम गद्य और पद्य की ओर चलेंगे, आरोही की ओर। तो बितान में थोड़े से प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे बितान में। बितान में आप प्रश्न पढ़ते हो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बितान में जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट का पहला प्रश्न अपन पढ़ते हैं, सिल्वर बेडिंग से रिलेटेड पार्ट है। पहले पार्ट सिल्वर बेडिंग में हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे उसमें से आप पहला प्रश्न देखते हो, तो वो प्रश्न इस प्रकार से है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। आपको इसका ऐसा क्यों है कारण देना है। फिर से एक बार प्रश्न को सुनोगे कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, जबकि यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? एक प्रश्न आपका ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर में आपका, सिल्वर बेडिंग की मुख्य समस्या क्या है, सिल्वर बेडिंग की मुख्य समस्या क्या है, जो आपका सेकंड प्रश्न है। उसके बाद आपका थर्ड प्रश्न है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट दिखता है, यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ क्यों देती है, यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती है, जो थर्ड प्रश्न है। और फोर्थ प्रश्न इस चैप्टर का, फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू का क्या राय या क्या विचार था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने आपको इसमें बता दिया कि आपका पहला प्रश्न है, जिसको एक बार फिर से सुनाते हैं हम। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा आपका फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू, चौथा प्रश्न बोला था जिसको हमने, फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं। ये दो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी आप इसको अगर 30 क्वेश्चनों के अंतर्गत जोड़ोगे तो इस पार्ट से आपको 2 क्वेश्चन जोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है जूझ। जूझ चैप्टर में आप एक तो पहला प्रश्न ये पढ़ेंगे, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में बदलाव आया। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद जो लेखक के मन में क्या बदलाव आया, अकेलेपन के प्रति की जो धारणा थी उसमें क्या बदलाव आया, एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट इससे बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है जूझ पार्ट में, आनंदा को उसके पिता पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था, आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था। और तीसरा प्रश्न बनता है, लेखक के पिता आनंद को पाठशाला जाने के लिए क्या शर्तें रखते हैं। पाठशाला जाने की शर्तें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाठशाला
जाने की शर्तें। और भरोसा मानिएगा आप कि इस बार आपके चैप्टर जूझ से प्रश्न आएगा, वेदांत से प्रश्न आएगा, तो हम पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जूझ से ही प्रश्न आएगा। और एक चौथा प्रश्न अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वो है आपके जो दत्ताजी राव थे उनके कैरेक्टर या उनकी विशेषताएं आप लिख सकते हो, कोई 2 याद रख लेना। और एक 5वां प्रश्न और है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है पाठशाला जाने की शर्तें। पाठशाला जाने की शर्तें इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक पहला प्रश्न है कि कविता से के प्रति लगाव से पहले लेखक के मन में जो अकेलेपन के प्रति जो भाव था उसके कैसे अवधारणा बदली। 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाठशाला जाने की शर्तें, कि लेखक को उसके पिता ने पाठशाला जाने के लिए क्या क्या शर्तें रखी, क्या क्या शर्तें उसको माननी पड़ी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। हम ऐसे कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा में इस बार जहाँ तक हम पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस पाठ से ही चैप्टर में से क्वेश्चन आना चाहिए जूझ से। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका तीसरा चैप्टर है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसमें अपन खनिज संपदा वगैरह जो आते हैं, अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आप सुनिएगा। तो अतीत में दबे पाँव, पहले प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं। प्रश्न हो सकता है आपका कि पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहा है। कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहा है। कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहा है। एक तो आपको एक याद रखना है, कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहा है। कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहा है, किस भवन को कहा गया है। और दूसरा इस वर्ष के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ की जो नगर नियोजन में जो नगर शिल्प की जो समानताएं हैं उनके बारे में लिखना है। चंडीगढ़ में जो नगर नियोजन और मोहनजोदड़ो के नगर शिल्प की जो समानताएं हैं उनके बारे में आपको लिखना इस बार का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो इस पाठ का अपन तीसरा प्रश्न नाम देंगे, एक तो समानताएं हो गई नगर शिल्प की, नगर शिल्प में समानताएं हैं। और तीसरा प्रश्न आपका है मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की विशेषताएं। क्या भाई, नगर नियोजन की विशेषताएं, जो भी आपको याद रखना है, नगर नियोजन की विशेषताएं। जी आपके पास इस पार्ट से 3 प्रश्न हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपके पिछले पार्ट से भी 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए और उससे पिछले पार्ट में भी हमने 4 बताए लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बता दिए, तो आपके 5-7 प्रश्न बनते हैं पूरे की पूरी बितान में से जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखते हैं इनमें से ही आपको मिल जाएगा। जो हमने स्टार लगाए हर पार्ट में और उसके अलावा 3 प्रश्न आपके ये हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार इस पर है और उसके बाद आप जिसको भी पढ़ सकते हो। जी आपके पास मात्र 6 प्रश्न या 5 प्रश्न हैं इस पूरी के पूरी बितान में, तो आपको इससे 5 प्रश्न 2 हैं तो 6 प्रश्न हो गए आपके, तो 6 प्रश्न आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे बितान में। इसके बाद आप पढ़ते हो अगली किताब का ये प्रश्न जिसमें अपन आरोहे को पढ़ेंगे। आरोहे में कौन कौन से खंड होते हैं, एक काव्य खंड होता है और एक गद्य खंड होता है, यानी पद्य और गद्य। तो पहले हम चर्चा करते हैं आपके काव्य खंड के बारे में। और काव्य खंड में पहला पाठ जैसा कि आपको पता है आत्म परिचय एक गीत हरबंस राय बच्चन द्वारा लिखित पाठ है, जिसमें से आप पहला प्रश्न याद रखोगे, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। आरोहे, आरोहे में काव्य खंड में चलते हैं अपन। आरोहे काव्य खंड, आरोहे काव्य खंड में प्रश्नों को सुनोगे। पहला प्रश्न हम बोलते हैं कि आपका पहला प्रश्न होगा
बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। दूसरा प्रश्न इस पार्ट में होगा चिड़िया चंचल क्यों हो रही। इस बार के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है। चिड़िया चंचल क्यों हो रही है, या फिर लिख सकते हो चिड़ियों की चंचलता का कारण। चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण से आ जाती है, यह आपका दूसरा प्रश्न होता है। इस पार्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपको एक प्रश्न और पढ़ना है कि संसार की विषमताओं के बीच, संसार की विषमताओं के बीच कवि किस प्रकार से जी रहा है। संसार की विषमताओं के बीच कवि किस प्रकार से जी रहा है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, जग जीवन का भाव लिए फिरने से क्या आशय है। जग जीवन का भाव लिए फिरने से क्या आशय है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका चैप्टर 2 आता है जिसका नाम अपन पतंग देते हैं। और पतंग पार्ट में आप सबसे पहले एक प्रश्न को पढ़ोगे जिसका नाम है कि पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। और दूसरा प्रश्न है कवि आलोक धनवा के अनुसार, कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है। कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है, जो आपके पतंग चैप्टर से है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक छोटा सा एक प्रश्न और याद रख लेना पतंग में, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कवि ने शरद ऋतु के सवेरे की तुलना किससे की है और क्यों, और यहाँ कपास शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको पार्ट 3 जिसका नाम देते हैं कविता के बहाने बात सीधी थी पर। तो इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न आपका कुछ इस तरह है। पहला प्रश्न याद रख सकते हो कि सब घर एक कर देने के माने का क्या अर्थ है। और दूसरा अपन अर्थ पढ़ सकते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। दो प्रश्न आपके लिए यहाँ पे हमने बता दिए हैं, जो आपकी बात सीधी थी पर और कविता के बहाने पार्ट 3 कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने आपको बताया है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, और एक हमने बताया सब घर एक कर देने के माने का क्या अर्थ है। और दूसरा प्रश्न बताया उड़ने और खिलने का कविता में क्या संबंध है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो पार्ट 4 आता है जिसका नाम है बंद कैमरे में अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको संग्रह लिया गया है, लोग भूल गए हैं। लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। और इसमें आप एक प्रश्न पढ़ोगे, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है या क्रूरता की रचना है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी, करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, क्रूरता की कविता है। उसके बाद आप पढ़ते हो अगला पार्ट से संबंधित एक प्रश्न और पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना किस प्रकार से नज़रिया बदल दिया है। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से यही है। पढ़ने को तो ये प्रश्न भी है, हम समर्थ शक्तिवान और हमें एक दुर्लभ को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग करना चाहता है। ये प्रश्न भी इसका पढ़ने लायक है, जिसको अपन तीसरा नाम दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें ये लगता है कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अब पार्ट 5 की बात करते हैं उषा। इसमें आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि कवि ने प्रातःकालीन वातावरण, 5 पार्ट उषा, जिसमें आपको ये पहला प्रश्न याद रखना है कि कविता जो कविता है आपकी उषा, इसमें प्रातःकालीन वातावरण की तुलना किससे की गई है और क्यों, या फिर भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। दूसरा प्रश्न है भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में और है कि उषा कविता में कवि ने गांव की शोभा कैसी बताई है। उषा कविता में कवि ने गांव की शोभा कैसी बताई है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 6 बादल राग। बादल राग कविता में आप सबसे पहले एक शब्द का अर्थ पढ़ोगे, विप्लव रव से क्या तात्पर्य है। विप्लव
रब से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न आपका एक छोटा सा अर्थ भी बन जाता है, विप्लव रब से क्या तात्पर्य है। उसके बाद आप पढ़ते हो तो बादल राग कविता में पढ़ सकते हो कि बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों। उसके बाद इस पार्ट में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा गया है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कवि ने किसानों की दारुण दशा का चित्रण किस प्रकार किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, कवि ने किसानों की दारुण दशा का चित्रण किस प्रकार से किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 कवितावली, जिससे इस बार प्रश्न आने के पूर्णतः चांसेस हैं। आप कह सकते हो कि इस पार्ट में से इस बार अवश्य प्रश्न आएगा। तो हम इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि किस किस वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है। आपका इससे अगला प्रश्न है, भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक दृश्य कौन सा है। उसके बाद कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक स्थितियों के बारे में बताइए। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बानरों की व्याकुलता के कारण। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कवि ने रावण की तुलना किससे की है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कवि ने रावण की तुलना किससे की है। दूसरा, तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आ गई। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर के, तुलसी को हाय करने की नौबत क्यों आ गई। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट आपका अगला पार्ट से पहले एक क्वेश्चन और था। तुलसीदास जी के अनुसार पेट भरने के लिए लोगों को कौन कौन से कार्य करने पड़ रहे हैं। पेट भरने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ रहे हैं तुलसी के अनुसार आपको लिखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये है, हाय करने की नौबत वाला। दूसरा है, कवि ने रावण की तुलना किससे की है। बानरों की व्याकुलता वाला भी है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यही लगते हैं। और उसके बाद हमने पेट पूर्ति वाला भी लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो प्रश्न आपके पार्ट 8 में रुबाइयों में से होगा। और रुबाइयों में आप पहला प्रश्न पढ़ोगे जो इम्पोर्टेंट्स के नज़रिए से है और हम अपने दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमें प्रश्न इसमें लगता है कि आंगन में कौन खड़ी है। आंगन में कौन खड़ी है और वह क्या लिए हुए है। आंगन में कौन खड़ी है। आंगन में कौन खड़ी है। आप लोगों ने अगर ठीक ढंग से स्टोरी पढ़ी होंगी तो ये पूरे प्रश्नों के उत्तर वैसे ही याद होंगे। उसके बाद एक प्रश्न और है, बच्चे की माँ की गोद में क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया किसकी, बच्चे की, किसमें, माँ की गोद में। इंपोर्टेंट प्रश्न इस पार्ट का, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस पार्ट का। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, इसको भी पढ़ लेना, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमें तो वजह ही लगता है, और बाकी तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं छोटा मेरा खेत चौगाना मेरा खेत, इससे छोटा मेरा खेत चौगाना मेरा खेत इस पार्ट में सबसे पहला प्रश्न आपको पढ़ना है जो हमारी नज़र से इस बार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवि ने कवि कर्म की तुलना, कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों। कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों, या फिर आ सकता है छोटे चौगाने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, कौन सा बीज बोया था। उसके बाद इसमें आपको अगला प्रश्न मिलता है, तो अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है, ये पढ़ लेना। अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है। और सबसे आप इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं इस पार्ट में, तो हमें पहला ही प्रश्न दिखता है कि कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की और क्यों, और दूसरा कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। उसके बाद बात करते हैं तो एक छोटा सा प्रश्न और भी है, रस अलौकिक से कवि का क्या अभिप्राय है। रस अलौकिक से कवि का क्या अभिप्राय है। इन प्रश्नों के साथ साथ हम पद्य खंड या काव्य खंड की समाप्ति की ओर चलते हैं। हम 9 पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं गद्य खंड की, पार्ट 10, जिसका नाम भक्तिन है। तो भक्तिन वाले पार्ट में
पहला प्रश्न आप लोगों को, सबसे पहला प्रश्न है वो आप लोग याद रखोगे कि जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम क्या है। वास्तविक नाम क्या है और वह लोगों से अपना नाम क्यों छुपाती थी। भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों लोगों से छुपाती थी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप भक्तिन में कौन सा प्रश्न पढ़ोगे, तो आपको पढ़ना है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी अधिक देहाती हो गई क्यों, कैसे अधिक देहाती हो गई हैं, कैसे भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी अधिक देहाती कैसे बन गई हैं, आपको ये प्रश्न पढ़ना है। और उसके बाद आपको भक्तिन के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं पढ़ लेना है, 2 विशेषताएं पढ़ लेना है भक्तिन के व्यक्तित्व की। ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है भक्तिन का। उसके बाद हम चलते हैं बाजार दर्शन की ओर। तो बाजार दर्शन में आप पहला प्रश्न पढ़ोगे, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न पढ़ोगे, बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता, बाजार की सार्थकता। और उसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो प्रश्न है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। और प्रश्न है तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है और बाजार का जादू किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें तो यही लगती है, बाजार की सार्थकता, बाजारूपन और परचेजिंग पावर। इसके अलावा हमने 2 प्रश्न आपको बोल दिए हैं, या एक प्रश्न नाम दे सकते हो कि बाजार का जो जादू चढ़ने या उतरने से क्या तात्पर्य होता है। कभी कभार चढ़ने का अकेला पूछ लिया जाता है, कभी कभी उतरने, तो क्या प्रभाव पड़ता है और बाजार का जादू किससे कहा जाता है। इस तरह से आपके प्रश्न हैं इस पार्ट से। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की। तो आगे पार्ट आपका है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि जो लोगों ने जो मेढक मंडली के जो नाम रखा था, बच्चों की जो टोली थी उसका नाम किस आधार पर रखा था और उनके कौन कौन से नाम थे। 2 नाम आपको बताना पड़ेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न की काउंटिंग में आता है। लोगों ने लड़कों की जो टोली के 2 नाम रखे और वो मेढक मंडली नाम रखा है, तो वो किस आधार पर रखा है इसके बारे में हमें आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप एक प्रश्न और पढ़ सकते हो कि लड़कों की है टोली स्वयं को इंद्रसेना क्यों कहती थी। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लड़कों की टोली सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस पार्ट का। गरीब फूटी वेल प्यासा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप लोग। और सच्चा त्याग भी ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको प्रश्न कि आपकी जो इंद्रसेना थी सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी। अब हम बात करते हैं पार्ट 13 की, जिसको हम नाम देते हैं पहलवान की ढोलक। लुट्टन पहलवान की ढोलक वाले पार्ट में से सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़ोगे कि लुट्टन पहलवान अपना गुरु किसे बताता था या ढोलक को क्यों मानता था। इसका प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है बल्कि यह ढोलक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था। और दूसरा प्रश्न है लुट्टन का बचपन कैसा था। और इस पार्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई। दूर दूर तक कैसे फैल गई, लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई। उसके बाद इस पार्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमें और दिखता है, वो है कि लुट्टन के गांव पर किसका वज्रपात हुआ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगता है, ये तो कीर्ति वाला कि दूर दूर तक कैसे फैल गई, या फिर वज्रपात, लुट्टन के गांव पर किसका वज्रपात हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और शेर सिंह के बच्चे की उपाधि किसे मिली और कैसे, ये भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। शेर के बच्चे की उपाधि किसे मिली और कैसे, तो ये पढ़ सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमें लगता है शेर की उपाधि वाला पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। शेर की उपाधि किसको मिली थी और कैसे मिली थी, ये पढ़ सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मुझे लगता है कि लुट्टन की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई और लुट्टन के गाँव पर किसका वज्रपात हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। अब हम बात करते हैं सीरीज के फूल में। तो सीरीज के फूल में आपको पता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि सीरीज को अवधूत क्यों कहा गया है, या कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। कालजयी अवधूत
क्यों कहा गया है? सीरीज़ को अवधूत क्यों कहा गया है? काली अवधूत क्यों कहा गया है? दूसरा प्रश्न है कि सीरीज़ के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? सीरीज़ के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? सीरीज़ के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सीरीज़ का पेड़ कब से कब तक खिलता है? सीरीज़ का पेड़ कब से कब तक खिलता है? सीरीज़ का पेड़ कब से कब तक खिलता है? उसके बाद इस पार्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है शीत पुष्प किसे कहा जाता है और क्यों? शीत पुष्प किसे कहा जाता है और क्यों? शीत पुष्प किसे कहा जाता है और क्यों? तो आपको भाई पहले तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि सीरीज़ को काली अवधूत क्यों कहा गया। दूसरे नंबर पे आपका ये है कि शीत पुष्प किसे कहते हैं और क्यों, और सीरीज़ के फूल को कोमल क्यों माना जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है पाठ 15, जिसको अंतिम नाम देते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आखिरी पाठ है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने लिखा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अगर आप बात करते हैं तो पहला ही प्रश्न आपको पढ़ना है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन न मानने के पीछे क्या तर्क दिए हैं, जो तर्क पढ़ना है। दूसरा आपको प्रश्न पढ़ना है कि दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, ये आपको पढ़ना है। दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? और इस पार्ट के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अधिकतम कार्यकुशलता किस प्रकार पैदा की जा सकती है? अधिकतम कार्यकुशलता किस प्रकार से पैदा की जा सकती है? बाबा साहब के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है इस पार्ट का, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? और आदर्श समाज के कितने तत्व बताए गए हैं, उनके नाम बताना है आपको। आदर्श समाज के लिए कितने तत्व हैं, उनके नाम बताना है। और आखिरी और अंतिम प्रश्न है आपका इस पार्ट में, जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर। जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन में अंतर, जो बुनियादी अंतर है वो अंतर आपको लिखना है। इस पार्ट का आपका आखिरी और अंतिम प्रश्न है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम कार्यकुशलता और मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो ये आपके गद्य पद्य वितान और आरोही के साथ साथ आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो आपके क्लास 12 की जो 3 क्लासें हैं, शायद वो कटआउट होकर 4 क्लासें बन गई हैं। इसमें आपको क्लास 12 की पूरी हिंदी का जो संपूर्ण सार है, या एमपी बोर्ड के क्लास 12 के जो परीक्षा होने वाली है 7 मार्च को, उसमें जो आने वाले क्वेश्चनों की संभावना है वो हमें आपके इस वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। ये 4 वीडियो आप लोग को देख लेना है, डे 2 डे 3 करके डली होंगी, 1 2 3 करके, इसमें आपको देखना है बहुत अच्छी तरह से। और आप लोग बिल्कुल पूर्णतः विश्वास और भरोसे के साथ पढ़ के जाएँ, आपको बिल्कुल वही प्रश्न मिलेंगे जो आप पढ़ के जाओगे, सुन के जाओगे। एक बार अगर आप कहो तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी अगर आप देख लोगे तो मेरा अनुमान है कि आपको एक तो ये पढ़ना है कि सेवक स्वामी में जो संबंध को बताती है, हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन वाला एक पैराग्राफ जी आ सकता है, या फिर आ सकता है कि मेरे और भक्तन के बीच में सेवक स्वामी का संबंध नहीं है, या फिर आपका बाजार दर्शन में से आ सकता है कि पैसा पावर है या बाजार में एक जादू है। ये 4 पैराग्राफों में से आपको एक पैराग्राफ मिल सकता है, मेरा अनुमान है। उसके बाद आपके पाठ 9 में से छोटा मेरा चौगाना खेत वाला मिल सकता है, या आपका मिल सकता है तृतीय है समीर सागर पर अस्त्र सुख की दुख की छाया, ये पैराग्राफ आपको मिल सकता है। या फिर आपको मिल सकता है बादल राग कविता से आपका हो ही गया तृतीय समीर सागर पर। उसके बाद आपको मिल सकता है कि पहले पार्ट से कि पहला ही प्रश्न मिल जाए जो आपको कहते हैं मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, या हो सकता है कि आ सकता है मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ। इन पैराग्राफों में से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। 4 पैराग्राफ हमने दोनों भागों के बताए हैं, काव्य खंड के भी और गद्य खंड के भी। आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, तो आपके
थोड़ा सा आपकी परीक्षा जो होगी उसमें जो स्कोरिंग करने के लिए, आपकी मार्किंग बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। आप इन वीडियो को देख के जाएँ और पढ़ के जाएँ। बाकी आप लोग बहुत सारा पढ़ना, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अब तो आपके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं आपके जो नेक्स्ट सेशन होगा एक नव जीवन होगा जिसमें आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आओगे। क्लास 12th की क्लास आप पास आउट करते हुए अपनी स्कूलिंग की आखिरी क्लास होगी आपकी, उसके बाद आप महाविद्यालय में जाने का प्रयास करोगे और वहाँ पे आप पढ़ोगे। तो आपके जो विद्यालयीन या स्कूलिंग की जो आखिरी और अंतिम क्लास है, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी स्कूलिंग बहुत ही सफलतापूर्वक पास की है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।